रमन सर, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि इसलिए बिहार एक बहुत अहम रोल कर रहा है अभी जो ये मौजूदा सरकार है। हालांकि जो अभी अशोक सर कह रहे थे, अभी तो बहुमत भी सिद्ध करना है। अभी आप वहां बहुमत के पहले आप इटली का दौरा भी कराए और तमाम आपका चल रहा है, वो भी है, और दूसरा चंद्रबाबू नायडू भी आपके साथ में धड़ा है ही। तो इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में कैसे आप इसको कीजिएगा कि प्रियंका का आप चुनावी राजनीति से संसद में प्रवेश की जो दस्तक है, और संभावनाएं यही है कि ये कोई बहुत कठिनाई शायद वायनाड में आनी नहीं चाहिए, कोई ऐसे कोई अभी समीकरण नहीं दिखते कि जिसमें वो उनको वहां कोई मुश्किलें आएंगी। आपकी टिप्पणी दोनों के संदर्भ में हेमंत सर। धन्यवाद संजय जी। प्रधानमंत्री जी हमेशा संवैधानिक परंपराओं को तोड़ने के लिए जाने जाते हैं। अभी जो आप जो कह रहे हैं, जो वो विदेश दौरे से लौट करके आ गए, चले गए, तो उन्होंने क्या किया? बहुमत तो बाद की बात है, पहले तो वो लोकसभा की सदस्यता की जो शपथ लेनी होती है, वो शपथ ग्रहण कहाँ हुआ है अभी तक? वो तो हुआ नहीं है। नहीं हुआ जी। हाँ, तो ये सब इन परंपराओं का कितना ख्याल रखते हैं, कितना इनका मान रखते हैं, ये तो बहुत इन चीजों पर बहुत चर्चा हो चुकी है। तो वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन अब रही बात की जो प्रियंका गांधी की जो एंट्री हो रही है और वायनाड से उनको चुनाव लड़ना है, तो मैं समझता हूँ कि एक सही समय पर लिया गया फैसला है। और प्रियंका गांधी में मैं ये देखता हूँ कि वो अपने अतीत को लेकर के जितना संजीदा है, वो मुझे लगता है बहुत कम, राहुल गांधी से भी मैं उनको मानता हूं कि ज्यादा संजीदा है। और जब एक ऐसी सरकार, एक ऐसी पार्टी सत्ता में है जो हमेशा इस बात का रट लगाती रहती है कि 70 सालों में क्या हुआ, नेहरू को, गांधी को गालियां देना, जिनके लिए एक तरह से उनका रोजमर्रे का रूटीन हो गया हुआ है, तो इसका जवाब वो प्रियंका गांधी बहुत बखूबी देती हैं। आपने देखा होगा कि जब वो रायबरेली और अमेठी में चुनाव प्रचार करने के लिए आई, तो उन्होंने वो 1920 चली जाती हैं और वहां से वो जवाब देती हैं कि उनके परिवार ने यहाँ के लिए क्या किया है। वो मंगलसूत्र की जब बात आती है तो बताती हैं कि हमारे परिवार ने इस देश पर अपना मंगलसूत्र कुर्बान किया है। तो ये जो अपने अतीत के प्रति जो उनके मन में जो गौरव का भाव है और उस जो इतिहास बोध है उनका, वो काफी उनको समृद्ध, मुझे लगता है बहुत समृद्ध एक नेता बनाता है। और उनमें जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो कहीं से भी उनके सामने जो कोई भी है, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी भी उनकी उस गहराई का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और ये इसमें देर सवेर की बात नहीं है, बल्कि बिल्कुल सही समय पर लाया गया। और समझते हैं कि अगर वो संसद में होंगी तो सरकार के लिए बिल्कुल उनकी बातों का जवाब देना या सरकार के से सवाल जवाब करने के लिए जब वो खड़ी होंगी, तो ये सरकार के लिए बहुत मुश्किल घड़ी होगी। तो मैं समझता हूँ जो आप कह रहे हैं कि 1 और 1 11, तो ये जो 1 और 1 11 वाली जो जोड़ी बनेगी, वो मोदी जी की सरकार पर काफी भारी पड़ने वाली है। और ये भी जान लिया जाए कि इस बार की सरकार में यह कोई भी लोकसभा अध्यक्ष बने, किसी की ताकत नहीं होगी कि वह कोई नेता कांग्रेस का बोल रहा हो। राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो कैमरा जो है वो हमेशा सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के चेहरे पर केंद्रित रहा करता था। ये अब नहीं होने वाला है। आप 150 सांसदों को उठा करके फेंक देंगे बाहर, ये अब नहीं होने वाला है। ये आपका वहां जमकर प्रतिरोध होगा। और इस प्रतिरोध की आवाज, मुझे लगता है कि सबसे सशक्त आवाज अगर कोई होगी तो वो प्रियंका गांधी के रूप में मुझे दिखाई देगी कि वहां होगी। वो राहुल से भी ज्यादा मजबूती के साथ वहां पर, और ज्यादा गहराई के साथ, और ज्यादा तथ्यात्मक ढंग से मुझे लगता है कि मोदी जी को जवाब देने के लिए वहां पर उपलब्ध रहेंगी। और जो दक्षिण का जो इतिहास है, दक्षिण ने कभी कांग्रेस को, खास करके कांग्रेस परिवार के जो लोग भी उधर गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, इंदिरा गांधी को आप चिकमगलुरु में याद कीजिए, उसके बाद बेल्लारी में सोनिया गांधी को याद कीजिए, वायनाड में राहुल गांधी को याद कीजिए, तो कभी उधर दक्षिण ने इन लोगों को निराश नहीं किया है। तो मैं तो समझता हूं कि शायद अगर कुछ ऐसा ये सीन बने, ऐसा कोई दृश्य बने, तो शायद प्रियंका गांधी का निर्विरोध चुनाव भी वहां पर हो सकता है। अगर वहां जो लेफ्ट की जो पार्टियां हैं वो सहमत हो कि इनको वॉकओवर दिया जाए, ये मैं अपनी ओर से एक आकलन कर रहा हूँ, इनको एक वॉकओवर दिया जाए। बीजेपी तो कतई नहीं होने देगी ये संभावना। हाँ, बीजेपी नहीं चाहेगी, लेकिन जी हाँ, वो तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ हो।
लेकिन ये एक जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है उसमें मुझे लगता है कि इस तरह का कुछ मूव अगर हो तो ये अच्छा ही होगा कांग्रेस के और नेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से। तो ये मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी की एंट्री जो है एक व्यक्ति की ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि पूरे जो सरकार है, सरकार के लिए प्रियंका गांधी एक चुनौती के रूप में वहां पर संसद में उपलब्ध ये मौजूद रहेंगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और वहां एक सशक्त आवाज के रूप में आप देखिए कि जब प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी मिली थी, भले ही वहां वो सफल नहीं हुई ये संख्या बल के लिहाज से, चुनाव जीतने के लिहाज से, लेकिन उनकी जो पूरी जो धमक थी वो पूरे उत्तर प्रदेश में सुनी गई। पूरे उत्तर प्रदेश ने इसको महसूस किया। महिलाओं में एक तरह से जो स्वीकार्यता उनकी आई। तो आप इन चीजों को सिर्फ चुनावी अंकगणित के लिहाज से नहीं देख सकते हैं कि हाँ आप चुनाव में उतरी, आपने पार्टी को सफलता नहीं दिलाई, आपने पार्टी को जीत नहीं दिलाई, लेकिन जिस एजेंडे को लेकर के वो उतरी थी वो एजेंडा कोई ये ऐसा नहीं था कि वो आप उसको चलते फिरते रिजेक्ट कर देंगे कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये वाला जो एजेंडा था, ये एजेंडा पूरे नीचे तक गया था, लोगों में ये चर्चा का विषय बना था और ये आधी आबादी के लिए एक बहुत बड़ा एजेंडा है ये। तो ये उनको जो उनके सशक्तिकरण का सवाल है, उनके प्रतिनिधित्व का सवाल है, ये सवाल राजनीति में हाशिए का सवाल नहीं है। ये सवाल आज की तारीख में मुझे लगता है कि बिल्कुल केंद्र में, राजनीति के केंद्र का सवाल है ये। तो ये ये प्रियंका गांधी की जो मैच्योरिटी है, जो उनकी जो गहराई है, वो सोचने समझने की और इतिहास के प्रति जो उनका जो इतिहास बोध है वो काफी सशक्त है। और एक ऐसी नेता कांग्रेस को मिलेंगी संसद में जो बहुत ही मजबूती के साथ अगुवाई करेंगी। और जो लोग 70 सालों का सवाल उठाते हैं, मैं समझता हूं कि उनको निरुत्तर करने के लिए अकेले प्रियंका गांधी वहां ये सफल होंगी। वो अकेले ही उनको जवाब देंगी जो लोग 70 साल वाला सवाल उठाते हैं कि देश में 70 सालों में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, नेहरू ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो नेहरू को बदनाम करने वाले लोग और 70 सालों पर सवाल पूछने वाले लोगों के लिए मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी से बेहतर और कोई नहीं हो सकता है जो संसद में उनको जवाब दे। बिल्कुल उनके तुर्की जो कहते हैं ना कि जवाब मिल रहा हो, उस तरह का जवाब। जी संजीव जी, मैं जो अभी अनिल सर जो कह रहे थे मैं उसी को बढ़ा रहा हूँ। बिहार में देखिए कि बिहार में एक जो देवेश चंद्र ठाकुर जो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, उनका जो बयान था कि मैं यादवों और मुसलमानों का काम नहीं करूंगा। कुछ लोग इसको बहुत लोकलाइज करके देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये प्रधानमंत्री जी ने जो चुनाव प्रचार के दौरान जो पूरा मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत का जहर जो उगला, उसी की कड़ी में मैं इसको देखता हूं। और उसकी पुष्टि इस बात से हो जाती है कि जो गिरिराज सिंह का जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि अरे देवेश जी को तो बहुत बाद में ये बात समझ में आई, हम तो कितने दिनों से कह रहे थे कि देखिए मुसलमान हमको कोई वोट नहीं देता है। तो ये जो पूरे देश में इस बार जो ये इनकी जो तीसरी पारी शुरू हुई है, इसमें इनकी कोशिश होगी कि पूरे देश में एक सांप्रदायिक माहौल, पूरा सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण हो, उसमें गोकशी का मामला हो, उसमें लव जिहाद का मामला हो, उसमें खास करके बिहार में यादवों और मुसलमानों को कॉर्नर करने का एजेंडा ये लोग चलाएंगे। देखिए, और ये इसको बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर बिहार का जो पूरा आंकड़ा है उसको देख करके ये बात है कि ये इस बात में ये सफल रहे हैं कि उस इलाके में और स्ट्रेटेजी के रूप में गलती हुई है और इसको सुधारने की जवाबदेही अभी जो एक उपचुनाव होने जा रहा है पूर्णिया के रुपौली से, जहां बीमा भारती उम्मीदवार होंगी आरजेडी की ओर से। तो मैं समझता हूं कि ये वाला जो एंगल है इसको, क्योंकि ये धार्मिक आधार पर भी और जातिगत आधार पर भी ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेंगे। और बिहार जैसे राज्य में, उत्तर प्रदेश में यादवों और मुसलमानों को कैसे कॉर्नर किया जाए, ये इनकी स्ट्रेटेजी होगी, ताकि 2 लेवल पर। तो ये आसानी से हार मानने वाले लोग नहीं है, ये एक नए किस्म का नए प्लान पर आ रहे हैं। और सोशल मीडिया में तो पूरा भरा हुआ है, 2-4 दिनों से ये लगातार ये सब चीजें आ रही है कि अब मुसलमानों का, उसके बाद ईसाई का, इन लोगों का ये पूरा गणित बताना कि कौन कहाँ कितना है, धर्म घाटा का जो सवाल है वो सब, ये सब चीजें लेकर के लव जिहाद वाला मामला जो है उसको लेकर के। तो ये चीजें ये ऐसे ही नहीं है, जब जो नीचे में जो पूरा एजेंडा सेट किया जाता है, जो
OIT सेल को दिया जाता है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, और ये एक्सप्लोर किया जा रहा है, उसके पीछे मकसद यही है कि आप एक तरह से धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करें, और कुछ खास हिंदी पट्टी के राज्यों में यादवों और मुसलमानों को कॉर्नर करें जो आपके खिलाफ वोट करते हैं उनको। और देवेश चंद्र ठाकुर से लेकर के और ये गिरिराज सिंह, इनका जो बयान है ये बहुत खतरनाक है, और ये उसको लोकलाइज रूप में और सिर्फ इस रूप में कि उन्होंने ऐसे ही कुछ कह दिया, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल वो प्रधानमंत्री जी के एजेंडे पर चलते हुए प्रधानमंत्री जी धार्मिक आधार पर मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे, ये यादवों और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। तो ये पूरा माहौल इस देश में मुझे लगता है कि इस तरह की बनाने की कोशिश होगी, और ये 5 साल निश्चित रूप से मैं सहमत हूं कि इसी रूप में गुजार लेने के लिए ये लोग कोशिश करेंगे कि इसी रूप में निकल जाए, कोई जवाबदेही फिर से नहीं हो, कोई जवाब देने की जरूरत ना हो।